नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कम्युनिटी जो है ये हर वर्ष सेलिब्रेट करती है लाइफ सेविंग पावर्स, जिसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष अप्रैल महीने में। और अप्रैल महीने का जो लास्ट वीक है इसे नाम दिया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और इसके हेतु इसके अंडर ये सेलिब्रेशन होते हैं। और वैक्सीनेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ बच्चों के लिए पर एडोलेसेंट्स और इवन एल्डरली लोगों के लिए, इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो आज हम मुलाकात करने वाले हैं एक हमारे बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट से, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन इनसे मिलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये समय ऐसा है जहां हमारे बच्चे जो हैं 10th और 12th के एग्ज़ाम्स के बाद अपने रिजल्ट्स जो हैं वो उसकी राह देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ आगे फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, उनके करियर्स क्या हैं, उसके वो काफ़ी सारी रिसर्च चल रही होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी में जाएंगे, कौन से स्टेट में जाएंगे, या फिर ओवरसीज़ भी ट्रैवल करने का कई बच्चे जो हैं इस समय प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या आपको पता है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशंस जहां वो जा रहे हैं, स्पेशली जब ओवरसीज़ जाते हैं, तब वहाँ पे कौन सी वैक्सीनेशंस उनके पास ली हुई होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये आज हमारे एक्सपर्ट हमें देंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तुषार शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, और आई थिंक जिस तरह का काम आप कर रहे हैं इस विषय को लेकर बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। और अगर इसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हम आई थिंक स्प्रेड कर सके, क्योंकि जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ और आई एम श्योर आप जब पेरेंट्स से मिलते हैं आप खुद भी फेस करते हैं कि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि एडोलेसेंस में या टीन एज में या इवन उसके बाद भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जो दी जानी चाहिए। तो सर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। सर MD पीडियाट्रिक्स हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये प्रेसिडेंट है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात के। और पिछले 5 वर्षों से सर डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में। और KGP चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारे जो वडोदरा सिटी का बहुत ही पुराना और बच्चों का माना हुआ हॉस्पिटल है। सर की हाल ही यानी कि 2023 में उन्होंने जो किताब खुद एडिट की है उसका नाम है अडल्ट इम्यूनाइजेशन इन ऑफिस प्रैक्टिस। तो अगर आप जानना चाहते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो हमेशा यही होता है कि छोटे बच्चों की वैक्सीन की बात होती है, पर हालांकि ये नहीं है। ये भी मुझे आपसे मिलकर कई बार पता चला। वैक्सीनेशंस अगर अब बच्चों में दिए जाएं तो कितने वर्ष तक देने चाहिए सर, और किस तरह से इसे और आगे ले जाया जा सकता है? राइट, सो जैसे आपने सही कहा कि एज पेरेंट्स, एज नॉर्मल पीपल वी ऑलवेज थिंक के वैक्सीन तो बच्चों के लिए होता है। सो सभी बच्चों को वैक्सीन देने के लिए सभी माँ बाप काफ़ी रेगुलर भी होते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं और अच्छे से कर भी लेते हैं। बट जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे कि 5 इयर्स के बाद के वैक्सीन की बात करें, तो बहुत कम पेरेंट्स इस बात को लेकर जागरूक है, जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि जिनको भी इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शायद जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन बियॉन्ड 5 इयर्स, खास करके एडोलेसेंट्स जो हमारा यूथ है उसमें भी जरूरी है। सो 10 इयर्स पे क्या वैक्सीन आती है, 16 to 18 इयर्स पे क्या वैक्सीन आती है, एडल्ट एज में क्या वैक्सीन आती है, एल्डरली में क्या वैक्सीन आती है, ये सब हमको जानना जरूरी है। और हम ट्राई करेंगे कि आज के इस वार्तालाप के दौरान हम इस चीज़ को टच कर पाए और अच्छे से समझ पाए। हम ही जैसे जाते हैं, हमारे पास जो है मेन वैक्सीनेशन की जो छवि है वो हमारा वैक्सीनेशन कार्ड होता है जब हमारा बच्चा जन्म लेता है। और उसमें जितनी भी वैक्सीन लिखी हुई होती है हमें पता है कि इतने वर्ष में इतनी चीज़ें दी जानी चाहिए। लेकिन आई थिंक वहाँ पे भी सिर्फ 10 वर्षों तक का ही जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन है वो किया हुआ है। लेकिन 10 के बाद भी वैक्सीनेशन देनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए आज हम आपसे रूबरू हुए हैं। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही है कि एडोलेसेंस में वैक्सीनेशंस देना क्यों ज़रूरी है, अगर आप उसके रीजंस बता सकें। राइट, तो जैसे आपने पहले तो ये कहा कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के अंदर जो मेंशन्ड है वो सब करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि माँ बाप बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं फर्स्ट 1 और 2 इयर्स के लिए। 2 साल के बाद उनका वो थोड़ा स्लगिश रिस्पॉन्स हो जाता है। और जितने अच्छे से टाइमली, पंक्चुअली, ऑन द डेट आ जाते थे वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ पे थोड़ा स्लगिश हो जाते हैं, थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, भूल गए। और भूल गए मतलब 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए भी भूल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, तब तो सबका कुछ डिरेंज हो गया था। बट अभी
वापस बैक ट्रैक हो रहा है। जी। तो जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो सब पेरेंट्स को मैं यहाँ कहना चाहूंगा, प्लीज गो एंड लुक द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एंड चेक वेदर कुछ रह गया है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो 5 साल, 10 साल, 16 साल, ये सब फाइल में मेंशन्ड है। बट मुझे पता है कि मेरे यहाँ भी मैं देखता हूँ कि जो ऑलमोस्ट 80% में मैनेज कर पाता हूँ अप टू 2 years, वो ऑलमोस्ट 30-40% तक आ जाता है। सो करीब 3 में से 1 पेरेंट करता है, 2 पेरेंट भूल जाते हैं, मतलब उनको शायद याद नहीं, या उनके बैक ऑफ द माइंड है, या कुछ और चीज को प्रायोरिटी दी है, तो ये रह गया है। तो यहाँ पे आज ये विशिष्ट कार्यक्रम जब हम एडोलेसेंट वैक्सीनेशन की कर रहे हैं तो उनको पक्का लेना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या रीजन है कि लेना चाहिए। सो जब बच्चों को वैक्सीन लगता है तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऐसी बीमारियां हैं कि जो धीरे धीरे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है वापस, और एडोलेसेंट्स को, एडल्ट्स को, यूथ को वापस वो बीमारी होने के चांसेस है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीनेशन जरूरी है, 1। सेकंड, कोई बीमारी ऐसी है कि जो शिफ्ट हो गई, मतलब पहले बच्चों में होती थी, अभी एडोलेसेंट और एडल्ट्स में होती है। तो उनको प्रोटेक्शन अभी जरूरत है, क्योंकि अभी इस चीज से अवॉइड किया जाता है। जैसे कि मीजल्स है, अभी आजकल हम मम्प्स देखते हैं, जैसे कि पर्ट्यूसिस है, जैसे उटाटिया या काली खांसी कहते हैं। ऐसी और भी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस ए है, जो पहले बहुत यंग एज में होती थी, अभी एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स में होती है, तो उनको प्रिवेंट करना चाहिए। ऐसी बीमारियां हैं कि जो पहले कभी सुनी ही नहीं और अभी आई, जैसे कि कोविड की बात करें तो अबाउट 12 का ही रिकमेंडेशन, अंडर 12 का रिकमेंडेशन ही नहीं है। तो अभी बच्चे 12 के प्लस आए तो उनको ये वैक्सीन लेना जरूरी है। ऐसी नई वैक्सीन से जो पहले थी नहीं, जैसे कि टाइफाइड की वैक्सीन जब ये बच्चे छोटे थे तब अवेलेबल नहीं थी या अलग प्रकार की थी। अभी अच्छी वैक्सीन है जिसका अच्छा प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, सिंगल डोज एंड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। सो दिस इज नाउ पॉसिबल। तो इन बच्चों को जिनको जब छोटे थे तब नहीं मिली और आज मिल सकती है तो पक्का ले लेनी चाहिए। ट्रैवलिंग, आपने जो बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री या कोई और कंट्री में जाते हैं या घूमने के लिए, जैसे ये वेकेशन का टाइम है मई, और कोई साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो हमको मालूम है कि वहाँ पर्टिकुलर बीमारी कॉमन है, जैसे कि पोलियो डोज है, येलो फीवर वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। तो ये सब स्पेसिफिक वैक्सीन है फॉर द कंट्री ऑफ ट्रैवल वेर यू आर गोइंग, एंड उस जगह पे अगर हम ट्रैवल करने वाले तो ये वैक्सीन लेना जरूरी है। कोई पर्टिकुलर चाइल्ड को अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन है, या कोई ऐसी भी अस्थमा है, या कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, कोई लीवर की बीमारी है, कोई किडनी की बीमारी है, तो इनको विशिष्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसके लिए उनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन है जो प्रिवेंशन कर सकता है, और खास करके हमारे युवा धन, एडोलेसेंट्स एंड यूथ, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कहीं ना कहीं आई थिंक वो सोच हो जाती है कि बच्चों को वैक्सीन सिर्फ छोटे उम्र में चाहिए और एक बार दे दी मतलब वो प्रोटेक्टेड हैं। पर जैसे सर ने बताया कि ऐसा नहीं है, कि कुछ बीमारियां जब बच्चा छोटा होता है तब होती है, और कुछ जो है वो टीनेज या एडोलेसेंस में फिर से आई थिंक मे बी थोड़ा सीवियर वे में आती होंगी, लेकिन उससे बचने के लिए हमें फिर से वैक्सीन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मैं इसे ज़रूर आज के डिजिटल मीडियम के साथ ज़रूर इसे सर रिलेट करना चाहूँगी, शायद वो ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा। जिस तरह से 4G से प्लान 5G होता है और हम अपडेट करते हैं, वैसे ही हमारे वैक्सीनेशंस जो हैं वो भी हर वर्ष किसी ना किसी रिसर्च के साथ, जैसे सर ने कहा कि नई वैक्सीन्स आती हैं, अपडेट होती हैं, और ये अपडेट जब होता है तब हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जिस वर्ष में हैं उस समय क्या कोई वैक्सीन देना ज़रूरी है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में शायद आपने कभी गूगल सर्च नहीं किया होगा तो ज़रूर करके देखिएगा और ट्राई करिए। अगर आप जाना चाहें तो अपने पीडियाट्रिशियन से भी पूछ सकते हैं कि अब मेरा बच्चा 10 वर्ष का है या 11 वर्ष का है तो क्या इस समय कोई वैक्सीनेशंस हैं जो हमें देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। सर, पीडियाट्रिशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप खुद एक पीडियाट्रिशियन हैं, मुझे पता है कि आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं अपने पेशेंट्स में, अपने बच्चों में, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ऑन जनरल बेसिस जब पेरेंट पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं तो वो एक हक से बोलना कि नहीं ये वैक्सीन आपको लेनी है, जैसे आप 5 साल तक 6 साल तक तो आपने कहा कि संभाल लेते हैं, पर उसके बाद फिर पेरेंट्स या तो भूल जाते हैं या सोचते हैं कि नहीं नहीं दी तो चल जाएगी, कितना स्ट्रांगली पीडियाट्रिशियन को फोर्स करना चाहिए पेरेंट्स को? ये डिजिटल माध्यम में जैसे आपने बताया ना कि डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड अंडरस्टैंड कि क्वालिटी केयर या क्वालिटी पीडियाट्रिक केयर क्या है। जो पीडियाट्रिशियंस खास करके डिजिटल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर का यूज करके अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो डेटा रिट्राइवल
कौन सी वैक्सीन हो गई, काफ़ी बार हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो कंप्यूटर से मिल जाता है। और ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं टू सेंड डिजिटल रिमाइंडर्स। सो ऑल माय पेशेंट्स विल गेट एन SMS, अ डिजिटल रिमाइंडर दैट आपकी ये वैक्सीन ड्यू है, प्लीज आप आके ले लो। सो इस तरीके का प्रोएक्टिव कार्यक्रम भी मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस करते हैं। खास करके मैं आपको वडोदरा पीडियाट्रिशियन के बारे में बताऊंगा, तो पूरे इंडिया में जो कंप्यूटर सोसाइटी है हमारी पीडियाट्रिक एसोसिएशन की, वो भी वडोदरा की एक्टिव है। सो वी आर दैट वे वेरी मच फॉरवर्ड एंड प्रोएक्टिव, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वुड एग्री कि उनके पीडियाट्रिशियन उनको कोई ना कोई डिजिटल रिमाइंडर या SMS के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू है, तो आप ले लो। एट द सेम टाइम व्हेन यू गो फॉर अ हेल्थ चेकअप और फॉर अ रूटीन चेकअप, यू मस्ट इंसिस्ट टू फाइंड आउट कि क्या क्या बाकी है। नॉर्मली स्कूल में से भी डायरी साइन करने के लिए या हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ आता है हमारे पास, तब भी ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे ये इंटरेक्शन होना चाहिए कि सर कोई वैक्सीन तो बाकी नहीं रही है ना। सो एक डॉक्टर के तौर पे पीडियाट्रिशियन को या जो भी फैमिली डॉक्टर है उनको ये आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, और एक पेरेंट के तौर पे आपको उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है कि मेरी क्या वैक्सीन है जो इस एज पे पड़ती है और लेना बाकी या जरूरी है। राइट, परफेक्टली सेड। आई थिंक सर आपने बिल्कुल सही बताया। और आई थिंक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम कई बार ये सोचते हैं कि चलो 6 साल तक हो गया, वो कहीं खो गया तो चल जाएगा, पर मेरे हिसाब से आई थिंक आप उसमें ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। जब बच्चे ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांगा जाता है, क्या कहेंगे आप उस बारे में? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के हिसाब से उन्हें वैक्सीन लेनी पड़ती हैं, पर पास्ट में बच्चे ने क्या वैक्सीन ली हैं वो भी तो पता लगना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं जब उनके बच्चे ओवरसीज जाते हैं टू फाइंड द ओल्ड रिकॉर्ड, बिकॉज उनको लगता है अभी उसका क्या जरूरत है, तो डिस्कार्ड कर दी, किसी ने घर चेंज किया, किसी ने सिटी चेंज किया, तो मेनी टाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रैक द ओल्ड रिकॉर्ड्स। सो ये पुराने वैक्सीन रिकॉर्ड आपके पासपोर्ट के जितना इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा बोलता हूँ कि ये पेपर कहीं गलती से खो ना जाए, इसके लिए आप इसको स्कैन करके अपलोड करके रखो या कोई और तरीके से इसको सेव करके रखो। फाइल के अंदर यूजुअली होता है जहाँ पे कौन सी वैक्सीन कब लगी, उसके स्टिकर्स भी हम लगा के देते हैं जिससे कि मालूम पड़े विच वैक्सीन, विच बैच नंबर, विच कंपनी, विच ब्रांड। सो मेनी थिंग्स वी रिकॉर्ड व्हेन वी डू द वैक्सीनेशन फॉर ऑनेस्टी, फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर मेकिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड। नाउ ये रिकॉर्ड हर एक पेरेंट को मेंटेन करना जरूरी है, और मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियन भी उनके पास कोई ना कोई तरीके से ये रिकॉर्ड को रखते हैं, बट अच्छे से वो रिकॉर्ड रहे उसके लिए डॉक्टर को और पेरेंट्स को दोनों को जागरूक और सिंसियर होना जरूरी इस बारे में। और पुराने रिकॉर्ड जरूरी इसलिए खास करके कि जब बच्चे फॉरेन स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं तो ये पुराने रिकॉर्ड में से एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और जो जो वैक्सीन तब जरूरी है उनको ट्रैवल के लिए वो भी इसके साथ ऐड करके दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करो और इंसिस्ट करो कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो, तभी वो रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। सर, अब अगर आप मुझे बताएं कि टीनेजर और एडोलेसेंस एज में बच्चों को, बॉयज और गर्ल्स को स्पेसिफिकली कौन सी वैक्सीन लगती हैं, अगर आप उनके नाम बताएं मुझे। सो जो वैक्सीन खास करके 9 इयर्स ऑनवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को अब लगनी चाहिए, वो HPV माने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसको हम पॉपुलरली वी नो इट एज अ सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन। तो जो गर्भाशय के मुख के कैंसर के सामने प्रिवेंट करता है वो एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम HPV या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। तो इस वायरस के प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन 9 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को, बॉयज को भी क्यों, क्योंकि नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर बट ये वल्वल वजाइनल कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर, बॉयज में पिनाइल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर और एनल वॉट्स के सामने प्रिवेंट करता है। ट्रांसमिशन गर्ल्स से बॉयज, बॉयज से गर्ल्स दोनों को हो सकता है। सो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, एंड नॉट ओनली फॉर फीमेल्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो पॉपुलरली सबको ये पता है कि गर्ल्स को देना चाहिए सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए, पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा मैडम के और ये VNM चैनल के माध्यम से कि गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी 9 years to 14 years 2 doses, 14 years to 26 years in boys 3 doses, 14 years to 45 years in girls 3 doses, 0, 2 and 6 months पे इस तरीके से लेना चाहिए। ये है एक वैक्सीन। दूसरी है टीडैप माने धनुर त्रिगुणी की वैक्सीन है। इसमें टिटेनस, डिप्थेरिया और पर्टुसिस 3 चीज कवर होती है, और ये 10 साल पे 16 to 18 ईयर्स से, एंड देन एवरी 10 years।
ओके जिससे कि हम धनुर के सामने, डिप्थेरिया के सामने और पर्टुसिस के सामने प्रोटेक्शन देते हैं। ये 2 रूटीन वैक्सीन। जी इसके अलावा कैचअप वैक्सीन जो मैंने आपको बताया कि कुछ रह गया है, आगे कुछ छूट गया है, या जब छोटा था तब अवेलेबल ही नहीं था पर अब मिलता, जैसे कि टाइफॉइड, MMR, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, तो ये सब भी लेना जरूरी है। ओह किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, तो उन बच्चों को निमोनिया का प्रोटेक्शन, फ्लू का प्रोटेक्शन एवरी ईयर, ये सब भी लेने से उनको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या और बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। Right. तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारी वैक्सीन है, रूटीन वैक्सीन, some catch-up vaccines which we have missed during young age, and some vaccines in special circumstances which can be given to a child who is immunocompromised, या उसको कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। राइट। सर आपने कहा जैसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आपने कहा कि 9 से 14 वर्ष है। अब फॉर एग्जांपल वो पेरेंट को उस समय पता ही नहीं था और वो वर्ष निकल कर अब बच्चा 15 या 16 वर्ष का हो गया, तो फिर ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अप टू 45 years of females Okay. and up to 26 years of males ले सकते हैं। जी डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ 2 डोज आपको अब 3 डोज की जरूरत है। ओके राइट, मतलब उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कर सकते लेकिन लिया जा सकता लिया है। जा सकता दूसरी बात सर कि जहाँ आप इतना रिसर्च कर रहे हैं, आई एम श्योर रिसर्च बहुत हो रही है लेकिन लोगों तक शायद पहुंच नहीं रही है, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्यों पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि एडोलेसेंस में वैक्सीनेशन ज़रूरी है और जाना चाहिए लेने के लिए? सो हम सब ये बात को अभी लेके बहुत गंभीर है, एज पीडियाट्रिशियन, एज फैमिली फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, इवन एट वर्ल्ड लेवल CDC एटलांटा जो पेरेंट बॉडी कहेंगे, जो पूरे अमेरिका के वैक्सीन रिसर्च को सपोर्ट करता है, वैक्सीन गाइडलाइंस देता है, वो सब अभी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो एंड नेशनल लेवल ऑल्सो। इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नाउ एक्टिव। वो भी जागरूक है, वो भी समझती है कि एडोलेसेंट जो अपना युवा धन है, सोचो तो 1 in 5 पर्सन इन अवर कंट्री इज एन एडोलेसेंट, मतलब 10 to 19 ईयर्स, और अगर हम 10 to 24 ईयर्स की बात करें तो 1 in 3, मतलब 3 में से 1 जन इस एज में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, जो अपना फ्यूचर ऑफ इंडिया है, जो यूथ है, उसको ये वैक्सीन लेना जरूरी है। होता क्या है कि एज डॉक्टर्स एंड एज कम्युनिटी और एज कॉमन पीपल वी अंडर एस्टिमेट द importance of this vaccination, importance of this vaccine preventable disease। हमको लगता है ये बीमारी कहाँ होती है, इतने लोग कहाँ हम देखते हैं बीमार पड़ते हैं, लेकिन जब आप मेडिकल सेंटर पे जाओ, जब आप हॉस्पिटल में जाओ, तब मालूम पड़ता है कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, और इनको इस वैक्सीन के माध्यम से हम बीमारी से और उसके मृत्यु या उसके मॉबिलिटी या उसके रेसिडुअल डैमेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जैसे छोटे बच्चों में नॉर्मल हेल्दी विजिट होती है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका हाइट, वेट, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब बराबर है, न्यूट्रिशन की एडवाइस के लिए पेरेंट्स आते हैं, वैसे एडोलेसेंट्स के पेरेंट्स कभी ये चेक करने नहीं आते कि मेरा बच्चा हेल्दी है कि नहीं, देख लो आप। सो वो नॉर्मल हेल्दी विजिट्स मिसिंग है, इसीलिए वो मिसिंग है, तो वो ये हेल्थ की बात या प्रिवेंशन की बात या वैक्सीन की बात कम होती है। चौथा कि हमारे पास अच्छे से रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ये फॉरेन कंट्री में अच्छा है कि पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रलाइज रिकॉर्ड सिस्टम है, जहाँ से कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा। हमारे रिकॉर्ड हमारे पास है और वो भी हम ठीक से मेंटेन नहीं करते, तो वो रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन नहीं होने की वजह से हम ये देख नहीं पाते कि कौन से वैक्सीन हुए, कौन से बाकी है, किसको करना जरूरी है। तो अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन हो गए तो ये याद रहेगा कि ये वैक्सीन बाकी है, ये लेना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब छोटे बच्चों की वैक्सीन की बात आती है, मैं बोलूंगा 3 प्रिक लगानी है, पेरेंट्स एग्री करते हैं और हम अच्छे से कर पाते हैं। पर एडोलेसेंट को, यूथ को, एडल्ट को अगर हम बोले कि आपको आज 3 प्रिक या 4 प्रिक करने वाले, वो डरते हैं। सो उनको एक डर है मल्टीपल प्रिक्स का, सेफ्टी के बारे में थोड़ी गैर समझ है, सबको लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगी, तो इसको लेके भी एडोलेसेंट और एडल्ट दे आर मोर अफ्रेड एज कंपेयर टू अ स्मॉल चाइल्ड, जहां पे हम अच्छे से समझा देते हैं और कर भी लेते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि गवर्नमेंट सेंटर पे भी बच्चों की वैक्सीन बहुत सारी फ्री मिलती है, जबकि एडल्ट या एडोलेसेंट वैक्सीन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट एज फ्री, एंड देयरफॉर पेरेंट्स हैव टू स्पेंड फ्रॉम देयर पॉकेट। तो जब खुद के पैसे से लेने की बात आती है तो शायद सब लोग उतना अफोर्ड न कर पाए, और ये इस चक्कर में थोड़ा वैक्सीनेशन कम हो रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट भी जागरूक है,
निर्मला सीतारामन ने इस बार बजट में बताया कि एचपीवी वैक्सीन फॉर फीमेल एडोलेसेंट दे आर गोइंग टू हैव इट वेरी सून। सो मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद जो चेंजेस आएंगे उसमें दो चीज आ रहे हैं, एक एचपीवी वैक्सीन फॉर गर्ल्स कमिंग इन द गवर्नमेंट शेड्यूल एडोलेसेंट्स के लिए, और एक टाइफाइड वैक्सीन कमिंग इन द गवर्नमेंट शेड्यूल, व्हिच आर गुड थिंग। राइट सर, ये वैक्सीन अगर हम प्राइवेट में लेने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितने रेंज के, अगर आप मुझे बता सकें हमारे। जैसे ये टीडैप धनुर्त्रिगुणी की जी, वैक्सीन है वो करीब जी। 1500 रुपीज के आसपास होगी। राइट, सो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर Right. सबको खुद के पैसे से खर्च जी, करनी आए जी, तो सब सोचते जी, हैं एक बार। बहुत सारे लोग का रीइंबर्समेंट होता है तो उनके लिए इजी है, इजी हो जाता है। जिनको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस करना है तो काफी पेरेंट्स के लिए इसकी तकलीफ हो सकती है। जी, ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है जो लोकली मेड सीरम इंडिया की जो अभी पूनावाला ने जो लॉन्च जी, की जी। वो अराउंड 2000 रुपीज के आसपास है पर Right, डोज। right. सो वो भी जो बीमारी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैंसर, और वो कैंसर जिसको होता है उसका जो कॉस्ट और उसका जो इम्प्लीकेशन ऑन द फैमिली, जो मॉर्बिडिटी, जो मॉर्टेलिटी की हम बात करें, उसके सामने ये एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ रादर देन एक्सपेंस फॉर द हेल्थ। बट इस तौर से, इस तरीके से हम सोचेंगे तो इस बारे में हम गंभीर होकर ले पाएंगे। सो मुझे लगता है सब पेरेंट्स को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है, और कुछ भी करके हम और कोई फिजूल खर्च ना करके मे बी एक आध मूवी एक दिन को जोमेटो compromise ना करके- खाएं। Yes, we should spend for this. I would pick बिल्कुल it. सही बात है, एक दिन जोमेटो ना खाते हो। आई थिंक बच्चों की सेफ्टी और हेल्थ की हम इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन ये शायद हमने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी स्टेज में उन्हें वैक्सीनेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने भी नहीं सोचा है और आपके घर में अगर बच्चे हैं जो टीनेज हैं या एडोलेसेंस में फॉल होते हैं, प्लीज़ जाके अपने पेडियाट्रिशियन से एक बार मिलिए, अपने बच्चों के हेल्थ रिकॉर्ड्स चेक करिए, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करिए, और अगर वहाँ पर अपडेशन दिख रही है या पेडियाट्रिशियन बता रहे हैं तो प्लीज़ समय पर उन्हें वैक्सीनेशंस ज़रूर दें। बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद ज़िद करें कि हमें नहीं लेना है, हम छोटे थोड़ी हैं जो हम वैक्सीन लेंगे, पर उन्हें उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड का समय हम सब ने देखा है वैक्सीनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो अगर आप प्यार से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। सर, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सो आई थिंक नाउ कि बहुत सारी बातें हमने की, और हम जानते हैं कि देयर आर इश्यूज। यूथ जो अपना फ्यूचर है कंट्री का, उसके लिए थोड़ा एक्टिव और जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल। ये यूथ को हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। मैं बोलूँगा कि छोटे बच्चे हैं जिनके लिए पेरेंट्स बहुत कंसर्न एंड वरीड होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं हमको लगता है बहुत डिफाइंट है, बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत झगड़ा करते हैं, हमको लगता है कि हमको समझते नहीं है। हमको उनको सुनने की और समझने की ज़रूरत है। हम काफ़ी बार, मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, उनको लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उनके पीछे हम पड़ जाते हैं, उनको हम नैगिंग करते हैं। पर ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और बहुत अच्छे से अपने देश को आगे ले जाएंगे। ये लोग हैं जो अभी बहुत बड़ी मात्रा में, आज ही मैं देख रहा था कि दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट वोटिंग बैंक। सो 18 to 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो करीब ह्यूज पॉपुलेशन है जो डिसाइड करने वाली है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या होने वाली है। तो इनके पीछे हमको भी जागरूक होकर एक्टिवली एज ए गवर्नमेंट भी एक्टिवली काम करेगी, पर एज पेरेंट्स वी मस्ट इन्वेस्ट अवर टाइम इन देम, वी मस्ट इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ। एंड इसके लिए जागरूक होकर उनकी वैक्सीनेशन चेक करें, उनका वैक्सीनेशन अच्छे से कंप्लीट करें, उनको हेल्दी बनाए, स्वस्थ बनाए, और उनका फ्यूचर अच्छा होगा तो पूरे देश का फ्यूचर अच्छा होगा। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड तुषार सर। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। सर बड़ौदा बेस्ड है, उनका हॉस्पिटल है कारेली बाग में, मेंटल हॉस्पिटल के सामने। पीडियाट्रिशियन तो हैं ही। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, हम ज़रूर आप तक ले जाएंगे। लेकिन इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं तो स्कूल्स को आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिस तरह हम करियर फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी स्कूल्स में जाते हैं बच्चों की डेंटल चेकअप्स के लिए, उनके ईएनटी चेकअप्स के लिए। तो उस समय भी आई थिंक मेडिकल टीम है या स्कूल की जो भी टीम उसमें इन्वॉल्व है, बच्चों को बताएं कि इस एज में जो वैक्सीनेशंस उन्हें लेने चाहिए, ताकि ये मैसेज जो है वो स्कूल से बच्चों तक और फिर बच्चों से पेरेंट्स तक भी जाए। तो ये एक चेन है और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस क्रिएट करना किसी एक का काम नहीं है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं ला पाएंगे। ला जरूर सकते हैं, छोटी सी सोच और छोटा सा परिवर्तन भी डिफरेंस ला सकता है, पर हाँ
उसका जो रिजल्ट है उसे पाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब हम सब मिलकर अगर इसके पीछे पड़ जाएंगे तो ये हमारा यूथ की बात है, जितना सर ने कहा हमारे बच्चों की बात है, और उनकी जो सेफ्टी है, उनका जो प्रोटेक्शन है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मिलकर अपने बच्चों को सेफ करें, और वोटिंग के साथ साथ अपने बच्चों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, और उन्हें अपने पीडियाट्रिशियंस के साथ ज़रूर मिलकर एक बार उसे रिव्यू करने की कोशिश करें। आप सभी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।